हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम हेनरिक इब्सन के फेमस प्ले अ डॉल्स हाउस की समरी और एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस प्ले में हेनरिक इब्सन ने बताया है कि कैसे आज हमारे समाज में औरतों को सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती और जो आदमी हैं समाज के वो औरतों को वो बस एक डॉल समझते हैं, एक गुड़िया समझते हैं जिससे वो खेल सकते हैं और औरतों को कभी भी वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। तो चलिए अब हम लोग इस प्ले के इंट्रोडक्शन को अच्छी तरीके से समझते हैं और उसके बाद फिर समरी और एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्ले है इसमें 3 एक्ट्स हैं और हेनरिक इब्सन जो कि नॉर्वेजियन प्ले राइट है, यानी नॉर्वे के ड्रामेटिस्ट थे ये। इन्होंने इस प्ले को अराउंड 1879 में लिखा था और ये प्ले सबसे पहली बार परफॉर्म हुआ था रॉयल डैनिश थिएटर में, जो कि कोपेनहेगन डेनमार्क में है। और सबसे पहला प्रीमियर इसका हुआ था 21 दिसंबर 1879 को। तो ये जो प्ले है, जैसे मैंने आपको बताया, वो एक शादीशुदा औरत के बारे में है कि उसका जो नसीब है वो कितना ख़राब होता है। वो अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा केयर करती है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो उसे बस एक खिलौना समझता है। उसके हस्बैंड को उसकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। तो जिस टाइम पर हेनरिक इब्सन ने इस प्ले को लिखा था, उस टाइम में नॉर्वे में ऐसी हालत थी कि औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती थी जिससे वो अपने आप को फुलफ़िल कर सकें, डेवलप कर सकें। और जो दुनिया थी नॉर्वे की वो बहुत ही ज़्यादा मेल डोमिनेटेड थी, यानी सिर्फ आदमियों को अपने अधिकार मिलते थे, औरतों को नहीं। तो ये जो प्ले है वो एक औरतों की सैक्रिफाइसेस के बारे में है, यानी कैसे औरतें अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक आदमी के घर में आती हैं और अपना सब कुछ लुटा कर उसकी सेवा करती हैं और बच्चों को पालती हैं, अपने बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोचती, लेकिन फिर भी इसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो एक औरत क्या क्या सैक्रिफाइस करती है और कैसे उसकी जो शादी है वो एक फेलियर साबित होती है, इसके बारे में ये एक प्ले है। तो चलिए अब हम लोग इस प्ले की समरी को स्टार्ट करते हैं। तो प्ले की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं नोरा हेल्मर को, जो कि इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है, यानी मेन कैरेक्टर है, और उसका हस्बैंड है टॉरवाल्ड। तो टॉरवाल्ड जो है वो नोरा से काफ़ी प्यार करता है, अफेक्शनेट भी है, लेकिन फिर भी उसके लिए नोरा बस एक छोटी बच्ची के समान है। उसे ऐसा लगता है कि नोरा काफ़ी सिली है और इसीलिए वो नोरा को बस एक खिलवाड़ समझता है। नोरा's फ्रेंड फ्रॉम स्कूल क्रिस्टीन लिंड विजिट्स। नोरा की एक फ्रेंड होती है, स्कूल फ्रेंड, जिसका नाम था क्रिस्टीन लिंड। वो उसके घर उससे मिलने आती है और इन दोनों की मुलाकात काफ़ी सालों बाद हुई थी। मिसेस लिंड अब एक विडो हो गई थी, यानी कि वो एक विधवा थी और वो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं किया करती थी। उसने अपने हस्बैंड से बस इसीलिए शादी की थी ताकि उसका घर ठीक तरीके से चल सके और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। द हेल्मर फैमिली इज़ नाउ डूइंग वेल। तो नोरा का परिवार अब बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था। वो लोग अमीर भी हो गए थे फाइनेंशियली, जबकि पहले वो काफ़ी गरीब रहा करते थे और उसे और उसके हस्बैंड को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी पैसा कमाने की। लेकिन अब उसका जो हस्बैंड है वो बैंक का मैनेजर बन गया था, टॉरवाल्ड, और इसीलिए वो लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे थे। नोरा प्रोमिसेस टू कन्विंस टॉरवाल्ड टू हायर क्रिस्टीन। तो क्रिस्टीन नोरा को बताती है कि कैसे अब वो एक विधवा हो गई है और उसे बहुत ही ज़रूरत है किसी जॉब की, और इसीलिए नोरा क्रिस्टीन से प्रॉमिस करती है कि वो टॉरवाल्ड से कहेगी कि उसके बैंक में क्रिस्टीन की जॉब करवा दे। नोरा शेयर्स विद क्रिस्टीन हाउ दे वेंट थ्रू अ रफ टाइम व्हेन टॉरवाल्ड वाज इल। इसके बाद नोरा क्रिस्टीन को बताती है कि कैसे टॉरवाल्ड की तबीयत खराब हुई थी। एक बार बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि तब वो लोग गरीब थे और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी उनको। इस वजह से टॉरवाल्ड बीमार पड़ गया था और इसीलिए नोरा को जब डॉक्टर्स ने ये बुरी खबर सुनाई थी तो नोरा के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई थी अपने हस्बैंड का ख्याल रखने की, अपने घर का ख्याल रखने की। और इसीलिए नोरा जो है वो अपने हस्बैंड टॉरवाल्ड को इटली ले गई, क्योंकि इटली का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी वार्म होता है जबकि नॉर्वे का काफ़ी ठंडा होता है। तो उसका जो हस्बैंड है वो वहाँ पर ठीक नहीं हो पा रहा था और इसीलिए नोरा उसे इटली ले गई थी ताकि वो उस गर्म एटमॉस्फेयर में ठीक तरीके से रह पाए। और उसके कंडीशन के बारे में नोरा ने अपने हस्बैंड को कुछ बताया नहीं था और ये भी नहीं बताया था कि इटली ले जाने के जो पैसे हैं वो कहाँ से आए।
बस सबको यही लग रहा था कि जो वो पैसे हैं इटली ले जाने के लिए, जो पैसे नोरा के पास थे वो शायद उसके फादर ने उसको दिए थे, और वो इस तरीके से कभी कभी इशारों में बताती थी कि शायद उसके किसी एडमायरर ने, किसी फ्रेंड ने उसको वो पैसे दिए हैं। तो एग्जैक्टली वो पैसे कहाँ से आए वो किसी को अभी तक पता नहीं था, बस सबको लग रहा था कि नोरा के पिता ने ही वो पैसे दिए होंगे इटली जाने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि क्रॉक्सटाड नाम का एक एम्प्लॉय होता है उसी बैंक का जहाँ पर टॉरवाल्ड मैनेजर था, वो उनके घर आता है, और उसको देखकर नोरा जो है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल महसूस करती है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर रैंक नाम का शख्स आता है जो कि हेल्मर्स का एक फ्रेंड था, हेल्मर फैमिली का, और वो डिस्कस करता है नोरा और मिसेस लिंड से कि ये जो क्रॉक्सटाड है ये एक फ्रॉडस्टर है और इसने फ्रॉड करने की कोशिश की थी बैंक में। ही रिमार्क्स दैट क्रॉक्सटाड इज नॉट अ मॉरल मैन। तो वो कहते हैं कि क्रॉक्सटाड एक मॉरल मैन नहीं है और उसने फ्रॉड करने की कोशिश की है कई बार। इट टर्न्स आउट दैट क्रिस्टीन लिंड एंड क्रॉक्सटाड ऑल्सो नो ईच अदर फ्रॉम बिफोर। और तभी फिर हमें ड्रामा में पता चलता है कि क्रिस्टीन लिंड यानी कि जो नोरा की फ्रेंड है और क्रॉक्सटाड, ये दोनों भी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। उसके बाद फिर टॉरवाल्ड अनाउंस करता बताता है कि उसके बैंक में एक जगह खाली है, पोजीशन खाली है, और वो जॉब वो क्रिस्टीन को दिला देगा। और वो क्रॉक्सटाड की ही जॉब थी, लेकिन अब टॉरवाल्ड ने उसे जॉब पे से निकाल दिया है, ऐसा वो कहता है, और उस जगह को वो क्रिस्टीन को दे देगा, ऐसा वो कहता है। तो जो क्रॉक्सटाड है वो चाहता है कि नोरा किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड को कन्विंस करे, ताकि नोरा अपने हस्बैंड से कहकर क्रॉक्सटाड को उसकी जॉब वापस दिला दे। और तब ये बात रिवील होती है कि क्रॉक्सटाड ही वो आदमी था जिसने नोरा की मदद की थी फ्रॉड करने में, और फ्रॉड करके, फॉर्जरी करके एक लोन नोरा ने लिया था बैंक से जब उसका हस्बैंड टॉरवाल्ड बीमार था तब। तो क्रॉक्सटाड हैज ऑल्सो रियलाइज दैट नोरा फोर्स्ड हर फादर्स सिग्नेचर टू गेट द लोन। क्रॉक्सटाड को ये बात पता चल जाती है कि नोरा ने अपने पिता का एक झूठा सिग्नेचर किया था, यानी नोरा ने अपने पिता का सिग्नेचर कर दिया था उस लोन को हासिल करने में। तो क्रॉक्सटाड कहता है कि तुम अगर मेरी मदद नहीं करोगी और अपने हस्बैंड को कन्विंस नहीं करोगी मुझे जॉब पे रखने के लिए, तो मैं ये सारी बातें सबके सामने डिक्लेयर कर दूंगा कि कैसे तुमने बैंक में फ्रॉड किया है। तो वो कहता है कि ये सारी बातें वो टॉरवाल्ड को बता देगा। तो नोरा बहुत ज़्यादा कन्विंस करती है अपने हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए कि क्रॉक्सटाड को उसकी जॉब वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। डॉक्टर रैंक स्पीक्स ऑफ हिज लाइफ एंडिंग सून। उसके बाद जो डॉक्टर रैंक है वो बताता है कि कैसे उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म होने वाली है, यानी वो मरने वाला है क्योंकि उसे स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो गई है। और वो ये भी बताता है कि वो नोरा को पसंद करता है। उसके बाद क्रॉक्सटाड फिर से नोरा को थ्रेटन करता है, उसे धमकी देता है, और नोरा उसे समझाने की कोशिश करती है। शी इम्प्लाइज दैट शी माइट रन अवे बट क्रॉक्सटाड डजंट बिलीव शी हैज़ द करेज टू डू इट। तो नोरा कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसी धमकी दोगे तो मैं घर से भाग जाऊंगी, लेकिन क्रॉक्सटाड को ऐसा लगता है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो घर से भाग जाए। और वो जो क्रॉक्सटाड है वो एक लेटर लिखता है टॉरवाल्ड के लिए और मेल बॉक्स में डाल देता है, चिट्ठी लिखकर वो मेल बॉक्स में डाल देता है। मिसेस लिंड, जो नोरा है वो मिसेस लिंड को कहती है कि प्लीज़ तुम जाओ और क्रॉक्सटाड को समझाओ कि वो ऐसा ना करे, इसीलिए क्योंकि मिसेस लिंड और क्रॉक्सटाड एक ज़माने में एक दूसरे के लवर्स थे। तो मिसेस लिंड जाती है क्रॉक्सटाड के घर और उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो कहीं बाहर गया हुआ था। उसके बाद नोरा बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है अपने हस्बैंड को ताकि उसका हस्बैंड मेल बॉक्स ना खोले और उसे वो चिट्ठी मिले ही ना। और तब फिर हमें पता चलता है कि जो क्रिस्टीन है यानी मिसेस लिंड और क्रॉक्सटाड वो एक टाइम पर साथ थे, यानी एक दूसरे के लवर्स थे। क्रिस्टीन टर्न हिम डाउन फॉर अनदर मैन, लेकिन पैसे की खातिर क्रिस्टीन ने किसी और से शादी कर ली थी ताकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली ठीक रख सके। नाउ मिसेस लिंड सेज शी विल ऑफर क्रॉक्सटाड अनदर चांस। तो अब मिसेस लिंड कहती है कि क्योंकि अब वो विधवा बन गई है तो वो क्रॉक्सटाड को फिर से एक चांस देगी, उससे कहेगी कि चलो अब हम लोग शादी कर लेते हैं ताकि वो लेटर उससे छीन सके। क्रॉक्सटाड इस बात पे मान जाता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा। येट क्रिस्टीन ऑल्सो थिंक्स दैट इट्स बेस्ट इफ नोरा सीक्रेट इज आउट इन द ओपन दैट द स्पाउसेस शुडंट डिसीव ईच अदर। फिर भी क्रिस्टीन को ऐसा लगता है कि अच्छा होगा कि अगर नोरा का सीक्रेट बाहर आ जाए अब, क्योंकि इतने टाइम से नोरा इस बात को छुपा रही है कि कैसे उसे वो लोन मिला था फॉर्जरी करके, फ्रॉड करके। तो वो चाहती है कि बाहर आ जाए ये सीक्रेट
नोरा की फ्रेंड क्रिस्टीन ऐसा चाहती थी ताकि दोनों जो स्पाउसेस हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को धोखा ना दे। तो क्रिस्टीन नोरा से कहती है कि उसे टोरवाल्ड को अपना सीक्रेट बता देना चाहिए और क्रोकस्टाड जो है वो अपना जो लेटर है वो रिट्रीव नहीं करेगा, वो वहाँ से नहीं निकालेगा मेल बॉक्स से। शी एम्फसाइजेस दैट नोरा हैज नथिंग टू फियर फ्रॉम क्रोकस्टाड, और वो कहती है कि अब तुम्हें क्रोकस्टाड से डरने की जरूरत नहीं है। When he reads a letter from Krogstad, Torvald confronts his wife. Finally, जब मेल बॉक्स खोलता है टोरवाल्ड और उसे वो लेटर मिलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ पर भड़कता है, उसे कन्फ्रंट करता है और नोरा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उस टाइम पे उसने वो जो फॉर्जरी की थी, उसने जो फ्रॉड किया था और लोन हासिल किया था वो टोरवाल्ड के हेल्थ के लिए किया था, क्योंकि अगर वो उस लोन को हासिल नहीं करती उस तरीके से तो उन्हें वो लोन मिलता ही नहीं और टोरवाल्ड की तबीयत ठीक नहीं होती। शी ट्राइज टू एक्सप्लेन दैट शी डिड दिस आउट ऑफ लव फॉर हिम, तो वो कहती है कि ये मैंने बस तुम्हारे लव के लिए किया, ओनली केयर्स अबाउट हाउ दिस सिचुएशन माइट अफेक्ट हिज रेपुटेशन। लेकिन जो टोरवाल्ड है उसे बस अपने रेपुटेशन की ही परवाह थी और उसे ऐसा लग रहा था कि सभी को पता चलेगा तो उसकी जो रेपुटेशन है वो डाउन हो जाएगी। नोरा सडनली ग्रोज कोल्ड टूवर्ड्स हिम, और ये बात सुनकर नोरा को बहुत गुस्सा आता है। द मेड ब्रिंग्स इन अनदर लेटर, और तभी मेड जो है नौकरानी वो दूसरा लेटर लेकर आती है। इट सेज दैट क्रोकस्टाड हैज चेंज्ड हिज माइंड एंड डिसाइडेड नॉट टू गिव देम एनी ट्रबल। उसमें ये लिखा था कि क्रोकस्टाड ने अपना मन बदल लिया है और अब वो उन्हें परेशान नहीं करेगा और किसी को भी ये बात नहीं बताएगा कि नोरा ने फ्रॉड किया था। ही हैज इवन सेंड नोरा हर बॉन्ड बैक, और इसीलिए उसने नोरा को वो कॉन्ट्रैक्ट भी वापस भेज दिया था जिसमें वो साइन था। टोरवाल्ड बर्न्स द लेटर, टोरवाल्ड उन चिट्ठियों को जला देता है और बॉन्ड को भी जला देता है। ही हैप्पीली अनाउंसेस दैट ही फॉरगिव्स नोरा, और वो अनाउंस करता है कि उसने नोरा को माफ कर दिया है। नोरा हाउएवर टेल्स हिम दैट शी इज लीविंग हिम एंड द चिल्ड्रन बिकॉज शी नीड्स टू नो हरसेल्फ। लेकिन नोरा ये अनाउंस करती है कि वो टोरवाल्ड को छोड़कर जा रही है और वो बच्चों को भी छोड़ रही है और यहाँ से घर छोड़कर जा रही है क्योंकि उसे अभी अपने आप को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शी हैज़ नाउ रियलाइज दैट men in her life, first her father and then her husband, have played with her as if she were a doll। तो वो ये रियलाइज़ करती है कि कैसे उसके फादर ने यानी उसके पिता ने और उसके हस्बैंड दोनों ने उसके साथ ऐसे उसकी लाइफ के साथ खेला है जैसे कि वो कोई इंसान ना होकर एक गुड़िया हो। शी नो लॉन्गर बिलीव्स दैट हर ड्यूटीज एज अ वाइफ एंड अ मदर आर मोर इम्पोर्टेंट देन द ड्यूटी शी हैज़ टू हरसेल्फ। तो वो अब ये नहीं मानती कि उसकी जो ड्यूटी है एज अ वाइफ या एज अ मदर वो उतनी इम्पोर्टेंट है जितना कि उसकी ड्यूटी अपने प्रति है। यानी उसे अपने आप को जानना पहले ज़रूरी है, उसके बाद ही वो एक अच्छी वाइफ एक मदर बन सकेगी, उसे ऐसा लगने लगता है। नोरा इज ऑल्सो डीपली हर्ट एंड डिसअपॉइंटेड बाय टोरवाल्ड्स रिएक्शन टू क्रोकस्टाड्स लेटर। तो नोरा बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो जाती है। टोरवाल्ड ने जैसे रिएक्ट किया उस लेटर को पाकर, ये देखकर वो बहुत हर्ट हो जाती है। शी एक्सपेक्टेड हिम टू पुट हर फर्स्ट एज शी इज ऑलवेज पुट हिम फर्स्ट। वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो टोरवाल्ड है वो उसे महत्व देगा, इंपॉर्टेंस देगा जैसे वो उसे देती है। द प्ले एंड्स विद नोरा शटिंग द डोर ऑफ द हाउस, और वो प्ले वहीं पर खत्म होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि नोरा घर छोड़कर चली गई है। अब चलिए हम इस प्ले के एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझते हैं। अ डॉल्स हाउस एक्सप्लोर्स द वेज दैट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस रिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल्स। तो जो डॉल्स हाउस है वो इस बात को एक्सप्लोर कर रहा है कि कैसे समाज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो किसी इंडिविजुअल को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, यानी किसी इंसान को कैसे रोकती हैं समाज की एक्सपेक्टेशंस, खास तौर पे जो औरतें हैं। एज द यंग हाउसवाइफ नोरा हेल्मर कम्स टू द रियलाइजेशन दैट शी हैज स्पेंट हर 8-year marriage and indeed most of her life pretending to be the person that Torvald, her father and the society at large expect her to be। तो जो नोरा हेल्मर है मेन प्रोटैगनिस्ट इस प्ले की, वो रियलाइज करती है कि कैसे उसने अपने 8 साल बर्बाद कर दिए वो इंसान बनने में जो इंसान टोरवाल्ड उसके पिता और सोसाइटी उसे बनने पे मजबूर कर रहे थे। यानी वो अपने आप को तो जान ही नहीं पाई है, उसे कोई फ्रीडम ही नहीं है। नोरा क्रेव्स फ्रीडम, लेकिन उसे फ्रीडम चाहिए था, उसे हैप्पीनेस चाहिए थी, but up until the very end of the play her definitions of these things are skewed by the conventional society। लेकिन प्ले के एंड पे हमें पता चलता है कि कैसे ये सारी चीज़ें तो उसे मिली ही नहीं है, ना खुशी मिली ना आज़ादी मिली, और वो बस समाज के हिसाब से ही जीती आई है आज तक। Though the lie around the forgery initially threatens Nora's marriage, its actual destruction comes via the revelation of the truth। तो देखा जाए तो वो जो फॉर्जरी यानी कि जो फ्रॉड नोरा ने किया था, उस झूठ की वजह से उसकी जो शादी थी वो टूटने वाली थी, लेकिन एक्चुअली उसकी शादी
डिस्ट्रॉय होती है जब सच सामने आता है। तो ये कितनी आयरॉनिकल बात है कि सच सामने आने की वजह से उसकी शादी टूट रही थी। इन द फेस ऑफ टॉरवाल्ड्स रेज नोरा सीज द रियल लाई इज द वन शी हैज बीन लिविंग। तो जब वो देखती है कि टॉरवाल्ड रेज में है, यानी बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो वो समझ जाती है कि उसकी पूरी जिंदगी ही एक बहुत बड़ा झूठ बन गई है। Her decision to leave Torvald represents her first chance to find true freedom। तो जब वो ये डिसाइड करती है कि वो टॉरवाल्ड को छोड़ रही है, तब उसे ये रियलाइज होता है कि अब शायद उसे ट्रू फ्रीडम यानी कि आज़ादी मिल जाएगी, which she now defines as the ability to make her own choices। Nora's entire outlook on life shifts by the end of the play। तो प्ले के अंत में उसका जो पूरा एक नज़रिया है वो बदल जाता है ज़िंदगी को देखने का। She now understands that marriage needs equality to work। और वो समझ जाती है कि एक शादी में इक्वालिटी होने चाहिए। Whether Nora ever returns to Torvald and the children remains ambiguous। तो नोरा कभी टॉरवाल्ड और बच्चों के पास वापस आती भी है या नहीं, ये बात एकदम एम्बिग्यूस रहती है। हमें नहीं पता चलता कि वो वापस अपनी फैमिली के पास आई या नहीं, और ऑडियंस बस सोचती रह जाती है whether true fulfilling matrimony is possible in a society that holds one gender in greater esteem than the other। तो जो ऑडियंस है वो इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाती है प्ले के एंड में कि क्या ट्रू मैट्रिमोनी यानी कि एक शादी वाकई में सफल हो सकती है क्या ऐसे समाज में जहाँ पर एक जेंडर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और एक जेंडर को कम, यानी कि जो मेल्स हैं आदमी हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और औरतों को कम। सो यहीं पर ये जो प्ले है इसकी समरी और एनालिसिस ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।